नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। सभी भाई बहन ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। जयलदार जाट भाई जी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। बिल्कुल, तो देखिए आज हम बात करेंगे, जो आज का हमारा प्रकरण होगा वो कौन सा होगा, युग्म या समानोच्चारित शब्द। युग्म या समानोच्चारित शब्द क्या होते हैं, पहले इनको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। फिर इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। तो देखो आज का हमारा जो प्रकरण है, तो पहले हमने एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, और आज हमारा इसका जो पांचवा प्रकरण है वो है युग्म या समानोच्चारित शब्द। युग्म या समानोच्चारित शब्द। युग्म या समानोच्चारित शब्द क्या होते हैं ये समझना ध्यान से। देखो प्रश्न पूछ लेता है परीक्षा में, कई प्रकार से घुमा के प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो युग्म या समानोच्चारित शब्द वे होते हैं जो उच्चारण में तो क्या होते हैं, समान होते हैं। उच्चारण में तो ऐसे लगते हैं जैसे समान होते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। उनको कहते हैं युग्म या समानोच्चारित शब्द। ध्यान देना और इसको ध्यान से समझना। तो मैंने कहा जैसे एक शब्द है अंश और एक शब्द है अंश। अब दोनों उच्चारण में समान है कि नहीं है, अंश और अंश, लेकिन इनका अर्थ अलग है। तो इसलिए इनको क्या कहेंगे, युग्म या समानोच्चारित शब्द कहेंगे। अब देखो इसमें से अलग है, इसमें जुड़ा हुआ है। अलग होने पे हम जब किसी चीज को अलग करते हैं तो उसके हिस्से हो जाते हैं, और जुड़ा हुआ क्या होता है, कंधा होता है। कंधे क्या हुए, जुड़े हुए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से अब देखो यहाँ पर कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसकी भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसको भी आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, तो आगे समझो पहले इसमें। तो पहले मैं लिख देता हूं इसको, फिर इसके बारे में खूब सारी बातें करेंगे, ठीक है ना। तो देखो युग्म या समानोच्चारित शब्द क्या होता है, जब या वे शब्द जो उच्चारण में तो वे शब्द जो उच्चारण में तो समान से होते हैं, वे शब्द जो उच्चारण में तो समान से होते हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, युग्म या समानोच्चारित शब्द कहलाते हैं। युग्म या समानोच्चारित शब्द कहलाते हैं। युग्म या समानोच्चारित शब्द कहलाते हैं। ध्यान से समझना, इसमें कहा क्या जा रहा है कि वे शब्द जो उच्चारण में तो क्या होते हैं, समान से होते हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या कहलाते हैं, युग्म या समानोच्चारित शब्द कहलाते हैं। कैसे कहलाएंगे, ध्यान देना और अच्छे से समझना। सीता वैष्णव जी क्लास का समय 6 बजे से 6:45 होता है। इसके बाद रात को 9 से 10 बजे तक होता है, ठीक है ना। हाँ अब देखो यहां पर, जैसे ध्यान देना इसमें और समझना। जैसे मैंने एक शब्द लिखा अनल, और एक लिख दिया मैंने अनिल। अब ये उच्चारण में समान से नहीं है क्या, अनल अनिल, लेकिन इनका अर्थ अलग है। उच्चारण में समान है कि नहीं है, हाँ उच्चारण में समान है, लेकिन इनका अर्थ क्या है, अलग है। अलग है कि नहीं है, बिल्कुल अलग है। हाँ तो कैसे होंगे, अब एक में अनल और एक में अनिल है, तो इनको रटना नहीं है, समझना है। समझोगे तो आपको यही याद हो जाएंगे अभी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे ध्यान देना इसमें, जैसे मैंने लिखा अनल, तो ए माने होता है नहीं, और नल माने नल,
और नल नहीं होगा तो क्या लगेगी? आग लगेगी। अब नल होता तो आग लगती क्या? नहीं लगती। आग क्यों लगी? क्योंकि नल नहीं था। ए माने नहीं, नील माने कुछ भी, और जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होती है? हवा होती है, नहीं होती। तो ये उच्चारण में समान से थे, लेकिन अर्थ क्या था इनका? अलग था, नहीं था, इसलिए इनको क्या कहेंगे? युग्म कहेंगे। ठीक है ना? अनल और अनिल, उच्चारण समान था लेकिन अर्थ अलग है। ठीक है, आगे देखो। इसी प्रकार मैंने लिखा, आपको अभी बताया था एक उदाहरण अंश, और एक क्या बताया था? अंश। अब देखो ये उच्चारण में समान है कि नहीं है, लेकिन इनका अर्थ अलग है। अंश का मतलब क्या होता है? ये इसका एक अंश है। अंश मतलब भाग होता है या टुकड़ा होता है। तो इस अंश माने क्या होगा? तो हम जब किसी चीज को अलग कर देते हैं तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, उसके क्या हो जाते हैं? हिस्से हो जाते हैं। तो अलग होने पर हिस्सा होता है, और शरीर से कंधा जुड़े होते नहीं होते, तो जुड़ा हुआ क्या होगा? कंधा होगा। तो अंश और अंश हो गया। इसी प्रकार और समझना, जैसे मैंने यहां पर लिखा, जैसे ये लिखे, इसी के प्रकार और लिख रहा हूं मैं। एक होता है व्यंजन और एक होता है व्यंजन। अच्छे से समझना, इसको भी ध्यान देना। एक तो मैंने लिखा व्यंजन और एक लिख दिया व्यंजन। अब उच्चारण में ये समान से है कि नहीं है? हाँ, उच्चारण में बिल्कुल समान से लग रहे हैं, व्यंजन व्यंजन। तो व्यंजन और व्यंजन, लेकिन इनका अर्थ क्या है? अलग है। अलग कैसे है? अब जब हम पकवान खाते हैं, और जब आप पकवान खाओगे तो आपको पसीना तो आएगा ही नहीं आएगा? तो पसीना कब आएगा? जब आप पकवान खाओगे। तो व्यंजन का अर्थ पकवान होता है। तो पसीना कब आता है? जब पकवान खाते हो। तो ये पसीने की बूंद है कि नहीं है? अब पसीने की बूंद कब आई? जब आपने पकवान खाया। और जैसे ही आपने क्या चला दिया? पंखा चला दिया, और पंखा चलाते पसीने की बूंद क्या हो गई? गायब हो गई। क्योंकि जब आप पंखा चलाओगे तो पसीने की बूंद आएगी क्या? नहीं। पसीने की बूंद कब आएगी? जब आप पकवान खाओगे। तो व्यंजन का अर्थ पकवान होता है और व्यंजन का अर्थ पंखा होता है। और व्यंजन आप स्वर और व्यंजन वाला भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो ये क्या है? व्यंजन और व्यंजन। तो उच्चारण में समान थे, लेकिन अर्थ क्या है इनका? अलग अलग है कि नहीं? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, हाँ, इसी में आएगा। हाँ, इसी प्रकार एक होता है आमरण और एक होता है आभरण। बहुत अच्छे उदाहरण हैं, ध्यान देना। एक तो मैंने लिखा आमरण, और एक क्या लिख दिया यहां पर? आभरण। आमरण आभरण उच्चारण में समान से लग रहे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। आ माने होता है तक, तो आमरण मरने तक, और आभरण आभूषण का, अलंकार का पर्यायवाची होता है, नहीं होता? बिल्कुल। तो देखो, आमरण क्या होता है? आमरण मरने तक होता है। आमरण का अर्थ होता है मरने तक। और आभरण किसको कहते हैं? आभूषण को कहते हैं। तो आपको अच्छे से पता है, अलंकार आभूषण के आप पर्यायवाची पढ़ते हो तो उसके होते हैं जैसे भूषण, विभूषण, आभूषण, गहना, जेवर, ये सब अलंकार के पर्यायवाची होते हैं। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। तो आमरण मरने तक, और आभरण का अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। तो समान से थे कि नहीं थे, लेकिन इनका अर्थ क्या है? अलग अलग होता है। बिल्कुल। अब इसी प्रकार एक होता है आरत्य और आरती। इनको रटना नहीं है, समझना है। आरत्य और आरती। तो एक तो आरत्य है, जिसको हम कह देते हैं दुख कह देते हैं, पीड़ा भी कह देते हैं, विरक्ति कह देते हैं। और भगवान से जुड़ के हमें बड़ी खुशी मिलती है। मतलब क्या होती है? आरती करना, धूप दीप दिखाना होता है। तो आरती, तो थोड़ी समय के लिए हमें क्या हो गई थी? विरक्ति हो गई थी। क्या हो गई थी? विरक्ति हो गई थी थोड़े समय के लिए। मतलब छोटा है तो लघु है, तो थोड़े समय के लिए विरक्ति हो गई। और जैसे ही हमने आरती गाई तो ये क्या हो गया? जैसे हमने भगवान की आरती गाई
तो हमें क्या हो गई, खुशी हो गई, तो खुशी बड़ी हो जाएगी। तो लघु क्या है, विरक्ति, और बड़ी क्या है, धूप दीप आदि करना। तो भगवान के आगे आप धूप दीप करते हो। अब पूजा में और आरती में और इनमें बहुत अंतर होता है। पूजा अर्चना आरती में आप कहते हो ना मैं मंदिर से पूजा करके आ रही हूँ, तो पूजा करना वो नहीं होता। पूजा होता है जब आप परीक्षा देने जा रहे होते हैं तो भगवान के ऊपर एक एहसान कर देते हो। कई बार आप करते हो नहीं करते, जैसे आप कहीं आपका कोई एग्जाम है और आप एग्जाम देने जा रहे हो मोटरसाइकिल पे बैठ के, गाड़ी में बैठ के, किसी में भी, तो कई बार आपको मंदिर दिखता है, जो कभी नहीं देखा होगा वो देखते ही कोई भी मंदिर दिखेगा तुरंत भगवान के आगे ऐसे हाथ जोड़ देते हो, हे भगवान देखना हमारी तरफ, हमारा पेपर अच्छा जाए। तो रास्ते में जाते जाते कई बार हाथ जोड़ते जाते हो। और मंदिर भी क्या है, कई तरह के, कई लाल कलर में होते हैं, कई सिंदूरी कलर में होते हैं, और हाथ जोड़ते रहते हैं। तो गलती से एक भी मंदिर छूट ना जाए इसलिए ऐसे हाथ जोड़ते जाते हो। घर से लेके और परीक्षा हॉल तक जितने भी मंदिर मिलते हैं सब के आगे हाथ जोड़ते जाते हो बिना किसी सामग्री के, ठीक है ना, बिना किसी सामग्री के आप क्या करते हो, हाथ जोड़ते हो, वो पूजा है। और आप कोई सामग्री चढ़ा रहे हो भगवान के ऊपर, वो अर्चना होती है। और गाते हुए धूप दीप आदि के साथ गाते हुए क्या करते हो, आरती करते हो। तो इनमें अंतर होता है। तो आरती और आरती, तो आरती विरक्ति होती है, इसको हम दुख भी कह देते हैं। तो विरक्ति अथवा दुख, ठीक है ना। अब देखो आगे, एक होता है, मैंने आपको बताया था विपण, एक होता है विपणी और एक होता है विपणी। तो विपण, विपणी और विपणी। विपण का अर्थ क्या होता है, बाजार होता है। विपण का अर्थ क्या होता है, बाजार होता है। और बाजार में छोटी, अब ये लघु ही आ रही है नहीं आ रही, तो विपण माने होता है बाजार, बाजार में छोटी क्या होती है, दुकान होती है नहीं होती। और बड़ी कौन हो जाती है, दुकानदार। दुकानदार कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो विपण का अर्थ क्या था, बाजार, बाजार में छोटी क्या लगा दी, ई, दुकान हो गई, दुकान छोटी। और बड़ी कौन हो जाती है, दुकानदार। तो दुकानदार लेडीज भी तो हो सकती है नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। तो ये ध्यान रखना। हाँ, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, शिवम जानी, पढ़ना भी है और देखना भी है, ठीक है ना। बच्चा दोनों काम करने, पढ़ना भी है साथ के साथ देखना भी है, दोनों काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ, तो ये ध्यान रखना है। तो विपण और विपणी, विपण और विपणी दोनों का ध्यान रखना। अब देखो, एक क्या होता है अभोग और एक होता है अभोग्य, दोनों को अच्छे से समझना और ध्यान देना। एक तो क्या होता है अभोग और एक होता है अभोग्य, दोनों में अंतर होता है। एक तो क्या होता है अभोग, अभोग, और एक होता है अभोग्य, ठीक है ना, अभोग्य। तो अभोग, आ माने होता है तक, अभोग का मतलब क्या होता है, रूप, विस्तार या घुमाव। अभोग का मतलब क्या होता है, रूप या विस्तार, रूप या विस्तार होता है। और अभोग्य मतलब क्या होता है, अभोग्य मतलब ये भोग्य योग्य है, भोजन योग्य है, भोग्य योग है। तो भोगने योग्य, प्रयोग करने योग्य, क्या होगा, भोगने योग्य हो जाएगा, प्रयोग करने योग्य हो जाएगा। हाँ, तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना, बिल्कुल। आगे समझो। और तो एक तो होता है आदि और एक होता है आधी, ध्यान रखना इसका भी, ठीक है ना। एक तो क्या होता है आदि और एक होता है आदि, कहते नहीं ये तो इसका बड़ा आदि हो गया। तो एक तो मैंने लिखा आदि और एक होता है आदि, कहते नहीं ये तो इसका क्या हो गया है, आदि हो गया है। हाँ बिल्कुल। तो देखो आदि तो लघु ही है, तो लघु ही का मतलब क्या हो गया, आप किसी चीज का क्या कर रहे हो, प्रारंभ कर रहे हो। तो आदि माने प्रारंभ होता है नहीं होता, जिसका विपरीत अर्थक आपने अंत लिखा था। और आदि हो गया, कहते नहीं है ये तो इसका आदि हो गया, अभ्यस्त हो जाना। आदि
अव्यस्त हो जाता है, बिल्कुल, हाँ इसी में आएगा। एक शब्द होता है आर्य और एक होता है आरी, दोनों में ध्यान देना है, ठीक है ना। तो एक तो शब्द क्या है आर्य और एक शब्द होता है आरी, दोनों को समझना है, ठीक है ना। हिंदी कहां से लिया गया है, हाँ हिंदी कहां से लिया गया है, या हिंदी लिया गया है, हिंदी शब्द लिया गया है, अलग अलग अंतर होता है इनमें। हिंदी शब्द फारसी, पारसी या ईरानी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। और अगर हिंदी भाषा की बात करें तो ये संस्कृत से आई है, संस्कृत से पाली में आई, पाली से प्राकृत में आई, प्राकृत से अपभ्रंश में आई, और अपभ्रंश का भाग है सौरसेनी, सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का निर्माण हुआ है। तो शब्द और भाषा में अंतर है, अधूरी बातें मत पूछा करो, बात पूछो तो पूरा प्रश्न लिखा करो। हिंदी भाषा या हिंदी शब्द, हिंदी शब्द फारसी, पारसी या ईरानी भाषा का है, जो सिंधु से बना है, सिंधु नदी के आधार पर इसका नाम पड़ा है। सिंधु से बना हिंदू, हिंदू से बना हिंदवी और हिंदवी से बना हिंदी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर, तो आर्य, एक में तो लघु ही है और एक में दीर्घ आ रही, बिल्कुल हाँ इसी के अनुसार होगा। एक में ई लघु है और एक में दी है, और एक में लघु ही है। तो जो छोटे लोग होते हैं वो ही ज्यादा हट या जिद करते हैं। तो आर्य का मतलब क्या होता है, हठ या जिद होता है। और आरी क्या है, काटने का औजार होता है, नहीं होता। तो काटने का औजार है तो बड़ा होगा, नहीं होगा। आरी आती है, नहीं आती, जो काटने का काम करती है, बिल्कुल। तो ये इसमें भी ध्यान रखना, इसी में आएगा, बिल्कुल। तो लकड़ी काटने का एक औजार होता है, नहीं होता, आरी, जिससे आप लकड़ी काटते हो, इसलिए ये भी ध्यान रखना। तो इसका भी ध्यान रखना। तो आर्य हठ या जिद होगा, हाँ बिल्कुल। और आरी काटने का औजार होता है, बिल्कुल। तो ये भी आपको ध्यान रखना, यहां तक समझ आ गया होगा, हाँ ध्यान रखना, ये बात आई समझ में, तो इनको भी अच्छे से समझ लेना। अब इसके आगे मैं और भी उदाहरण लिखूंगा, ध्यान देना, हाँ बिल्कुल। एक शब्द होता है अल और एक होता है अली। एक शब्द होता है अल और एक होता है अली, दोनों में अंतर समझना, ध्यान देना। तो देखिए इसमें क्या मतलब है। अली का मतलब क्या होता है, अली कहते हैं भ्रमर को, और अली कौन होती है, सखी होती है। अब देखो भ्रमर कैसा होता है, छोटा होता है, और सखी कैसी होगी, बड़ी होगी, नहीं होगी, बड़ी होगी। तो अल और अली, तो अली भ्रमर होता है और अली किसको कहते हैं, सखी को कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना, अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल ध्यान रखना है, हाँ बिल्कुल। एक होता है आंटी, आंटी, आंटी नहीं, आंटी तो चाची हो जाती है। एक होता है आंटी और एक होता है आठी, दोनों में अंतर है, ध्यान देना। एक तो मैंने क्या लिखा, आंटी, और एक क्या होता है, आठी होता है, दोनों में अंतर है, ध्यान से समझना, ध्यान देना। आंटी, हाँ कोई बात नहीं, ध्यान दो इसमें, ठीक है ना। तो एक तो क्या है आंटी और एक आठी होता है। तो आंटी किसको कहते हैं, सूत का जो लच्छा होता है, सूत का जो लच्छा होता है उसको क्या कहते हैं, आंटी कहते हैं। आंटी अंटी में कहते हैं ना, मेरी अंटी में है, तो आंटी वो भी होता है, और एक सूत का जो लच्छा होता है उसको कहते हैं आंटी। और एक कहता है आंठी में, मतलब क्या है, आंठी गुठली को भी कह देते हैं, बिल्कुल हाँ इसी में आएगा। गांठ या गुठली होती है, गांठ या गुठली आंठी कहलाता है। तो आंटी सूत का लच्छा होता है और आंठी गांठ या गुठली होता है। तो इसका ध्यान रखना। अब इसी प्रकार और समझना, मैं कुछ उदाहरण और लिख रहा हूं, जैसे यहां पर समझना। एक होता है
जैसे हम कहते हैं ना, स्त्री के लिए प्रयोग कर देते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता रहता है, तो इसको भी बड़ा ध्यान से और अच्छे से समझना। जैसे मैंने एक तो शब्द लिखा तरुण, तरुणी, एक लिख दिया तरुणी, एक तो होता है तरण, लघु ई आएगी, एक तो क्या होगा तरण, एक होता है तरणी, और एक लिख देते हैं तरुणी। तीनों को अच्छे से समझना। एक तो क्या है तरणे, और एक क्या होता है तरणी, और एक होता है तरुणी। तीनों का ध्यान रखना, ये खूब परीक्षा में आते रहते हैं, खूब इनको पूछा जाता है। तो यहां पर ध्यान देना, चित्त, चित्त और चित्त का भी लिखाऊंगा बिल्कुल, हाँ समझना इसमें। तरणी, अब देखो तरणी में ई कैसी आ रही है, लघु ई आ रही है, और तरणी में ई कैसी आ रही है, दीर्घ ई आ रही है। हाँ बिल्कुल, अब यहां पर ध्यान देना, तो यहां लघु ई है, तरणी। अब जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं, हिंदी के विद्यार्थी, हमें नहीं पता सूर्य कितना बड़ा है, हम देखते हैं तो हमें सूर्य छोटा दिखता है और नाव बड़ी दिखती है। नाव कैसी दिखती है, बड़ी, तो दीर्घ बड़ी, बड़ी नाव है, और छोटी का क्या होता है, सूर्य। तो लघु ई का मतलब यहां तरणी का क्या होगा, सूर्य होगा, और तरणी बड़ी क्या होती है, नाव होती है। तरुण माने युवक होता है, तो तरुणी माने क्या हो जाएगा, युवती हो जाएगा। तो छोटी का अर्थ क्या है, सूर्य, बड़ी क्या होती है, नाव, तरुण माने युवक, तो तरुणी माने युवती हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक होता है शान और एक होता है साण, दोनों में अंतर समझना। एक तो शान होता है और एक साण होता है, ध्यान देना इसमें। कहते नहीं है आन बान शान, ये मेरी शान है। शान का मतलब क्या होता है, इज्जत होता है, ठीक है ना। हाँ, आप मेरी क्या हो, शान हो, इज्जत हो। हाँ देखिए यहां पर ध्यान देना, तो शान क्या है, इज्जत होती है। ये मेरी क्या है, शान है। शान का मतलब क्या होता है, इज्जत होता है। हाँ, और शान का मतलब क्या होता है, आप किसी औजार को पैना करते हो, पत्थर पे घिसते हो, उसको क्या कहते हैं, शान कहते हैं। हाँ, दिन और दीन का भी बताऊंगा, बिल्कुल, दिन और दीन दोनों का बताऊंगा, बिल्कुल मत घबराओ। दिन और दीन, पहले इसको समझ लो। तो मैंने कहा शान है, आप मेरी शान हो, इज्जत हो। और धार तेज करने का पत्थर क्या कहलाता है, शान कहलाता है। तो धार तेज करने का पत्थर क्या कहलाता है, शान कहलाता है, शान। हाँ बिल्कुल, तो ये भी ध्यान रखना है। अब देखो दिन और दीन, दिन का मतलब क्या होता है, दिवस। दिन का अर्थ क्या होता है, दिवस होता है। और दीन का मतलब क्या होता है, दुखी होता है, दीन दुखियों को। दीन का मतलब दुखी या गरीब होता है, दीन का मतलब दुखी या गरीब होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल। हाँ, इज्जत और धार तेज करने का पत्थर, बिल्कुल। हाँ, तो इसका समझ आया नहीं आया, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप अभी पूछ रहे थे चित्त, चित्त और चित्त, एक में तय अधूरा है, एक में तय पूरा है, और एक में अधूरा और पूरा है, दोनों आ रहे हैं, अधूरा भी और पूरा भी। अब समझना इसमें, एक में तो तय कैसा है, अधूरा है, एक में तय कैसा है, पूरा है, एक में अधूरा और पूरा दोनों आ रहे हैं। तो अधूरा क्या होता है, बिल्कुल, हाँ, अधूरे का मतलब क्या होता है, अधूरे का मतलब क्या होता है, अधूरा ज्ञान होता है। अधूरा क्या होता है, ज्ञान होता है।
क्योंकि इस संसार में कोई मनुष्य ऐसा है क्या जिसको पूरा ज्ञान हो? नहीं। इसका मतलब ज्ञान कैसा होता है? अधूरा। और ये तय कैसा आ रहा है? पूरा। अब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, एक पहलवान दूसरे पहलवान को पूरा कर देता है, पूरा हो गया, इसका मतलब क्या होगा? पीठ के बल होगा। पूरा हो गया इसका मतलब क्या होगा? पीठ के बल होगा। अब एक अधूरा है एक पूरा है। अब एक अधूरा और एक पूरा है, इसका मतलब क्या होगा? एक लड़के की नई नई शादी हुई, एक लड़के की नई नई शादी हुई और उसकी लुगाई उसको छोड़ के चली गई। ध्यान से समझना, अधूरा क्या होता है? ज्ञान होता है। पूरा क्या होता है? पीठ के बल होता है। दो पहलवान कुश्ती लड़ेंगे, एक पहलवान दूसरे पहलवान को पीठ के बल कर देगा तभी तो वो चित होगा। अब एक देखो अधूरा एक पूरा। अब एक लड़के की नई नई शादी हुई और उसकी लुगाई उसको छोड़ के चली गई, तो एक के बिना दूसरा कैसा हो गया? अधूरा। अब उसका क्या नहीं लगेगा? अब लुगाई छोड़ के चली गई तो एक के बिना दूसरा अधूरा हो गया, तो क्या नहीं लगेगा? मन नहीं लगेगा। हाँ, तो एक के बिना दूसरे का क्या नहीं लगेगा? मन नहीं लगेगा। तो ये बात समझ आया नहीं आया? इसका आपको ध्यान रखना है। तो तीनों को अच्छे से और ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल इसी में आएगा। हाँ बिल्कुल। तो इनको ध्यान रखना क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं ये। अविराम और अविराम, बिल्कुल बहुत अच्छे उदाहरण है, बिल्कुल बताऊंगा। अविराम और अविराम को समझो, इनको भी। एक तो होता है अविराम, अविराम, और एक होता है अभिराम। तो अ माने होता है नहीं, विराम माने होता है रुकना, विराम नहीं है। इसका मतलब क्या है? दंश और दंश भी बताऊंगा। अविराम मतलब बिना रुके, लगातार। और अविराम का मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। राम हो और राम में भी अभी और जुड़ जाए तो सुंदर होगा, तो सुंदर। तो अभिराम सुंदर होता है, अविराम लगातार होता है। अब इसी प्रकार यहां पर ध्यान देना, एक होता है दंश और एक क्या होता है? दंश होता है। दोनों में समझना ध्यान से। एक में से कैसा है? जुड़ा हुआ। हाँ, एक का अर्थ क्या होगा? तो ये भी ध्यान देना, एक में से जुड़ा हुआ है और एक में से कैसा है? अलग है। तो ये तो जुड़ रहा है, ये अलग है। अब जुड़ रहा है इसका मतलब जब मधुमक्खी डंक मारेगी तो जुड़ के मारेगी या अलग होके? जुड़ के मारेगी। तो जुड़ के क्या लगेगा? डंक लगेगा। डंक कब लगेगा? जब मक्खी जुड़ेगी। हाँ बिल्कुल। और अलग होने पे क्या होगी? चुभन होगी। तो जुड़ के तो क्या लगेगा? डंक लगेगा, और अलग होने पे क्या होगी? चुभन होगी। तो जब मधुमक्खी डंक मारेगी तो जुड़ेगी, जुड़ के क्या लगा? डंक लगा। जैसे आप उसको डंक को निकालते हो फिर क्या होती है? चुभन होती है। तो समझ आया नहीं आया? तो ये भी बड़ा ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो दंश डंक होता है और दंश माने चुभन होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। एक शब्द है बहुत अच्छा, शुच और सूची। शुच और सूची। अब सूची का मतलब क्या होता है? पवित्र होता है। और सूची क्या होती है? नामावली। बड़ी होती है नामावली क्योंकि उसमें बहुत सारे नाम होंगे। तो सूची का मतलब क्या हुआ? पवित्र हुआ। और बड़ी क्या होती है? नामावली, जिसमें हम कहते हैं इस सूची में मेरा नाम देखो, लिस्ट जिसको आप कहते हो। हाँ, जिसको आप लिस्ट भी कह देते हो। बिल्कुल, अस्त्र और शस्त्र इसमें नहीं आएंगे, अस्त्र और शस्त्र इसमें नहीं आएंगे क्योंकि युग्म शब्द नहीं है वो क्या है? समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द हैं। यही तो ध्यान रखना है, इसमें नहीं आएंगे इसमें। हाँ बिल्कुल, सिर से पैर तक। हाँ, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। हाँ
तो अविराम, अविराम, दंश और दंश, सूची और सूची, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये लगते समान से लेकिन इनका अर्थ अलग होता है। बिल्कुल एक और समझना ध्यान से, जैसे एक तो मैंने लिखा शीशा और एक होता है शीशा। अब देखो कितना अंतर है दोनों में। आप एक जैसा लिख देते हो जबकि ये अलग होते हैं। बिल्कुल शीशा क्या होता है? शीशा होता है कांच या दर्पण। शीशा क्या होता है? कांच या दर्पण होता है। और एक जस्ता, शीशा एक धातु होती है, नहीं होती तो एक धातु का नाम है ये शीशा कौन सा है? एक जो धातु होती है वो है, तो एक धातु का नाम है। तो शीशा कांच या दर्पण होगा और शीशा एक धातु का नाम होता है। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये भी समझ आ गया होगा। तो शीशा और शीशा उच्चारण में तो समान है कि नहीं है, लेकिन अर्थ इनका क्या है? अलग होता है। बिल्कुल। अब एक उदाहरण और लिख रहा हूं, जैसे सर्व और एक होता है सर्व। अब एक में जुड़ा हुआ है, एक में अलग है। अब जुड़ा हुआ है इसका मतलब सभी होंगे, जो जुड़ के रहते हैं वो सभी होते हैं, और जो एकांत में रहते हैं वो भगवान शिव होते हैं। अकेले में रहते हैं, अलग रहते हैं, वो भगवान शिव होते हैं। तो जुड़े हुए सभी होंगे और अलग भगवान शिव होंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल। एक तड़ाक और एक तड़ाग, ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है। तड़ाक और एक लिख दिया मैंने तड़ाग, ध्यान देना इस पे भी। तड़ाक और तड़ाक। अब तड़ाक क्या होता है? उसने तड़ाक से दे दिया, उसने तड़ाक ही उत्तर दे दिया। तड़ाक मतलब तुरंत दे देना। तो तड़ाक का मतलब क्या होता है? तड़ाक किसको कहते हैं? जल्दी या तुरंत को। तड़ाक का मतलब क्या होता है? जल्दी या तुरंत होता है। और तड़ाक क्या होता है? तालाब को कहते हैं। तड़ाक क्या होता है? तालाब को कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो तड़ाक और तड़ाग, तो ये उच्चारण में समान से लग रहे नहीं लग रहे, लेकिन इनका अर्थ क्या है? बिल्कुल अलग है। हाँ बिल्कुल। हाँ तो ये भी ध्यान रखना, इसी में आएगा। एक होता है तरंग, एक होता है तुरंग। लो इसको भी लिख देता हूं। एक तो होता है तरंग और एक होता है तुरंग। अब आप अच्छे से जानते हो तरंग तो किसको कहते हैं? तरंग घोड़ा को कहते हैं क्या? नहीं, तरंग कहते हैं लहर को। तरंग लहर होती है। और तुरंग किसको कहते हैं? घोड़े का पर्यायवाची होता है, नहीं होता? तुरंग। तो तरंग और तुरंग ये भी क्या है? अंतर होता है। सुवर्ण और स्वर्ण बिल्कुल इसी में आएंगे। सुवर्ण और स्वर्ण, स्वर्ण और सुवर्ण। तो स्वर्ण का मतलब क्या होता है? सोना होता है स्वर्ण। और सुवर्ण का मतलब क्या होता है? अच्छे वर्ण होता है। सुवर्ण अच्छे वर्ण। तो स्वर्ण का मतलब सोना हो गया और सुवर्ण का मतलब क्या होता है? अच्छे वर्ण होता है। क्लास का टाइमिंग क्या है? बताया तो है 6 बजे से होती है। कितने बजे से? 6 बजे से होती है। हाँ बिल्कुल। करे और करी, तोता, हाथी और तोता होता है, नहीं होता? बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण है प्रेम सिंह जी, ध्यान दो। तो देखो एक तो होता है कर, ये उस दिन भी बताया था। एक तो कर और एक होता है करी। बहुत अच्छा उदाहरण है, ध्यान देना और इसको समझना, रटना नहीं है। हाँ तो कर और करी दोनों में क्या अंतर है? ध्यान देना और अच्छे से समझना, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल समझो। अब देखो एक में तो ई कैसी आ रही है? लघु। और एक में ई कैसी आ रही है? दीर्घ आ रही है। अब इसको कैसे याद रखोगे? क्योंकि गड़बड़ क्या होती है, एक जैसे लगते हैं और इससे गलत हो जाता है।
अब गलत होता है, उसका मुख्य कारण क्या होता है? सीता और सीता भी लिखेंगे, सीता और सीता भी लिखेंगे, घबराओ मत। सीता और सीता, इसकी भी बात करेंगे, पहले करे और करी को समझ लो। अब देखो छोटा, एक तो छोटी लघु ही आ रही है और एक में ई दीर्घ आ रही है, तो तोता छोटा होता है या बड़ा? तोता छोटा होता है। और हाथी कैसा होता है? बड़ा होता है। होता ही नहीं होता? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर जो पूछा जा रहा है वर्ण के साथ सवर्ण का होगा, बिल्कुल। अब यहां पर जो पूछा जा रहा है इसको समझना। अब मैंने कहा जैसे करी और एक है करी, यहां इसका उल्टा आएगा। उल्टा कैसे आएगा? क्योंकि लघु ही है, इसका मतलब क्या होगा? हाथी होगा। और दीर्घ है, इसका मतलब क्या होगा? तोता होगा। ये विपरीत ध्यान रखना है आपको। कैसे ध्यान रखना है? उल्टा ध्यान रखना है। यहां पर इसका विषय ध्यान रखना। करी तो लघु ही है, करे हाथी होगा, और दीर्घ ही है, इसका क्या होगा? तोता होगा। अब सीता और सीता का समझना। सीता किसको कहते हैं? मिस्री को। सीता किसको कहते हैं? मिस्री को कहते हैं। और सीता क्या है? माता सीता है, श्री राम की पत्नी, भगवान श्री राम की पत्नी क्या है? सीता है। तो अंतर समझ में आया नहीं आया? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, एक होता है परीक्षा और एक परीक्षा। बहुत अच्छा उदाहरण है, इसको भी ध्यान रखना। परीक्षा और परीक्षा, छोटी और बड़ी। छोटी बातों पे ध्यान दोगे तो कीचड़ में फंस जाओगे। किसमें? कीचड़ में। और बड़ी क्या होती है? परीक्षा, जिसकी आप क्या कहते हो? जांच कहते हो। परीक्षा जांच होती है, आपकी परीक्षा होगी। इम्तिहान, जांच या इम्तिहान भी कह देते हैं, ये आपकी परीक्षा की घड़ी है। तो इम्तिहान, तो जांच या इम्तिहान होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सीता और सीता, परीक्षा और परीक्षा। छोटी बातों पे ध्यान दोगे तो कीचड़ में फंस जाओगे। बड़ी क्या होगी? आपकी जांच या इम्तिहान होगा। तो ये भी ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रखना है। हाँ आगे देखो और ध्यान देना। तो परीक्षा और परीक्षा दोनों का ध्यान रखना है। एक होता है पुर और एक होता है पुर। एक तो पुर होगा और एक पूर होगा। पुर, जैसे आप कहते हो ना, मैं पुर। पुर का मतलब क्या है? स्थान होता है, नगर होता है। पुर का मतलब क्या होता है? नगर होता है। पुर किसको कहते हैं? नगर को कहते हैं। और पूर का मतलब क्या होता है? कहते नहीं, पूर मतलब भरपूर मात्रा में बाढ़ आ गई। तो पूर का मतलब बाढ़ होता है। बिल्कुल, हाँ। अलिक और अलीक, बिल्कुल। अलिक और अलीक का मतलब क्या होता है? एक तो मतलब होता है ललाट, ठीक है ना। एक तो क्या होता है, हम कहते नहीं ललाट है ये इसका, और एक लीक से हटके होता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, तो लिखाया तो है मैंने, कीर तोता को कहते हैं कर और करी। तो कीर भी कहते हैं इसको, करी, कीर तोता के पर्यायवाची होते हैं ये, बिल्कुल। हाँ, तो पुर क्या होता है? नगर होता है। और पूर किसको कहते हैं? बाढ़ को कहते हैं, भरपूर। तो भरपूर मतलब उसकी तो बाढ़ ही आ गई फिर तो। हाँ, तो इसका भी ध्यान रखना। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, इसी के साथ लिख रहा हूं। एक तो होता है शहर और एक होता है शहर। तो एक में जुड़ा हुआ है, एक में अलग है। तो जुड़ा हुआ है और अलग है। अब गांव से अलग होके कहां जाते हो? शहर में जाते हो, मतलब नगर में जाते हो। तो शहर नगर है, अलग होके गांव से नगर में गए। और जुड़ा हुआ क्या होता है? सवेरा। सूर्य से जुड़ा हुआ होता है सवेरा। तो जुड़ा हुआ सवेरा है,
अलग होगा तो नगर जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है, इसका भी ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, तो इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना, बड़े महत्वपूर्ण और जरूरी उदाहरण है, इनको रटना नहीं है, समझना है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। इसके लिए कह रहे हो क्या, कर हाथी होता है, कर इसका अर्थ करी का, तो कीर तोता होता है। करी का अर्थ एक फूल भी होता है जिसको हम क्या कह देते हैं, अनखिला फूल, कली जिसको कह देते हैं। तो करी का अर्थ यहां पर कली लिख लेना, कली, अनखिला फूल, जो खिलने से, फूल के खिलने से पहले का जो रूप होता है उसको कली कहते हैं। तो इसका थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो कर हाथी होता है, करी कली होता है, और कीर तोतल है। कीर क्या हो जाएगा, तोता, ये भी लिख देता हूं साथ में। कीर का मतलब क्या होता है, तोता होता है। तो कर, करी और कीर तीनों को एक साथ लिख दिया, तीनों का ध्यान रख लेना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ पूर का अर्थ बाढ़ होगा, बिल्कुल, कहते नहीं भरपूर मात्रा में, किसमें, भरपूर मात्रा में। अब एक तो होता है साला और एक होता है साला, एक तो साला और एक साला। तो एक में से अलग है, एक में जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होगा, ऊपर वाला साला, ये घर या मकान होता है, घर या मकान होता है। और ये साला कौन सा होता है, लुगाई का भाई होता है, पत्नी का भाई होता है। पत्नी का भाई क्या कहलाएगा, साला कहलाएगा। तो साला घर या मकान होता है, कहते नहीं, अब व्यायाम शाला, व्यायाम के लिए घर होता है। हाँ बिल्कुल, सोनू राज राघु लिख दिया मैंने, कीर तोता और करी, ठीक है ना, वो कली को कह देते हैं। बिल्कुल, अचल और अंचल, अंचल विशेष में अचल जो चले नहीं, अचल पर्वत को कहते थे, अंचल कहते हैं अंचल विशेष में। हाँ बिल्कुल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल इसी में आएगा। हाँ, एक होता है शांत और एक होता है शांत, दोनों में अंतर होता है। शांत और एक होता है शांत। ये शांत का मतलब क्या होता है, चुपचाप होता है, चुपचाप, वो शांत रहता है, बिल्कुल शांत रहता है, चुपचाप रहता है। और एक होता है सधन अंत। अब यहां पर देखिए, तो एक तो शांत क्या हो गया, बिल्कुल चुपचाप हो गया, बिल्कुल चुपचाप। और एक शांत क्या होता है, सीमित होता है। क्या होता है, सीमित होता है। तो इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना, उच्चारण में ये कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल समान से लग रहे हैं। हाँ, संस्था भी हो सकता है, बिल्कुल। एक वार होता है, एक बार होता है। एक तो वार होता है और एक क्या होता है, बार होता है। दोनों में अंतर समझना। एक तो वार होता है, उसने वार कर दिया, मतलब आक्रमण कर दिया, चोट कर दी। और एक बार का मतलब क्या होता है, बार मतलब कितनी बार आपको कहा है, कितनी दफा आपको कहा। तो ये दफा होता है, कितनी दफा आपको बोल दिया। हाँ, तो चुपचाप, शांत का मतलब सीमित होता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, अंत सहित भी लिख देते हैं, बिल्कुल। सम और सम, सम और सम, हाँ बिल्कुल, सम और सम इसी में आएंगे। एक का मतलब समान होता है, ये हिंदी भाषा का उपसर्ग होता है सम, और ये सम क्या होता है, मोक्ष होता है। तो ये क्या है, सम मतलब क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, और शिव क्या दिलाते हैं, मोक्ष दिलाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, बिल्कुल इसी में आएगा। सम और सम होता है, सम का अर्थ मोक्ष भी होता है, शांति भी होती है। हाँ बिल्कुल, हाँ, तो ये भी आपको बड़ा ध्यान रखना है अच्छे से। तो सम का मतलब समान होता है, और इस सम का मतलब क्या होता है, मोक्ष होता है, बिल्कुल। एक होता है व्यंग और एक होता है व्यंग्य, दोनों में अंतर है। एक तो क्या होता है, व्यंग होता है, और एक क्या होता है, व्यंग्य होता है। तो व्यंग का मतलब क्या होता है, व्यंग किसको कहते हैं, व्यंग, व्यंग कहते हैं विकलांग को।
व्यंग किसको कहते हैं? विकलांग को कहते हैं, जिसका कोई अंग कैसा हो? विकृत हो। और व्यंग कटाक्ष होता है, नहीं होता, आप किसी को ताना मार रहे हो, कटाक्ष हो, उपालंब होता है, तो बड़े ताने मारते हो तो ताना होता है व्यंग्य। तो दोनों ध्यान। हाँ बिल्कुल, उपत्यका दित्यका तो मैं बता ही चुका हूं, बिल्कुल अविराम और अविराम बता दिया, ये भी मैंने। जगत और जगत, बिल्कुल यही तो याद करना है। तो देखो, एक तो होता है जगत और एक क्या होता है? जगत होता है। एक में तय कैसा है? अधूरा, और एक में तय कैसा आ रहा है? पूरा आ रहा है। तो अधूरा क्या है? संसार। ये संसार कैसा है? अधूरा है। ये संसार कैसा है? अधूरा है। और पूरा हो गया। हाँ बिल्कुल, एक प्रसाद और प्रसाद। प्रसाद प्रसाद प्रेम सिंह जी दोनों समान लिख दिए। एक प्रसाद होता है, एक प्रासाद होता है। एक का अर्थ कृपा, एक का अर्थ महल होता है। देखो, तो अधूरा संसार है और पूरा। अब आपने कोई कुआं बनाया, अगर उस कुएं के चारों ओर आपने मुंडेर नहीं बनाई, चबूतरा नहीं बनाया, तो वो कुआं अधूरा है। तो उसके चारों ओर आपने मुंडेर बना दी तो वो पूरा हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या होता है? कुएं की मुंडेर होता है। इसका अर्थ क्या होता है? कुएं की मुंडेर होता है। तो अधूरा संसार है और पूरा का वो क्या हो गया? कुएं की मुंडेर। तो कुआं पूरा कब हुआ? जब उसकी क्या बना दी? मुंडेर, चबूतरा बना दिया, तो ये पूरा होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक वस्तु और एक वास्तु। वस्तु कोई चीज होती है और वास्तु क्या होता है? मकान या इमारत होता है। कहते नहीं वास्तु दोष है, मकान में कोई दोष है, इमारत में कोई दोष है। व्यंजन और व्यंजन में पहले ही बता चुका हूं। हाँ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।